आज हम रीट के लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें मैंने रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पढ़ने के लिए, अच्छे समझने के लिए, और ताकि क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ विद कम से कम टाइम और कम से कम क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। आता है कि जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि जैसे पूर्व सोवियत यूनियन जो है, जैसे कि यूएसएसआर 1991 से जो पहले की सिचुएशन थी, उसमें कौन सा क्या सर्वोत्तम रूप है अर्थव्यवस्था का। तो हमने देखा था कि 3 प्रकार की बाजार अर्थव्यवस्था होती है। जैसे सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें कि मांग व पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा बाजार की जो एक देश की जो मुख्य समस्याएं होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 मुख्य समस्याएं होती है। इन सभी समस्याओं का जो निर्धारण है, इनसे संबंधित जो भी उत्पादन और संसाधनों का जो वितरण है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, ये सब मार्केट के थ्रू होता है, और किसके द्वारा, मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। उसके बाद हमने देखा था कि एक होती है बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे टोटली सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रहता है, उसमें गवर्नमेंट मेन अथॉरिटी रहती है, जिसमें केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी जिसे हम बोल देते हैं। उसमें सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें मार्केट का इतना रोल नहीं रहता। उसके बाद आता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें इन दोनों को मिक्स रहता है कि पहले तो मार्केट के अकॉर्डिंग स्थिति रहती है, फिर अगर उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत रहती है तो गवर्नमेंट अपना उसमें इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट आके उसमें कुछ पॉलिसी चलाती है जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। उसके बाद आता है कि जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके बाद आता है कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाणिज्यिक बैंकों का जो मुख्य कार्य उनमें आता है कि जमाएं स्वीकार करना। एक तरफ तो लोग जमा रख सकते हैं बैंक में, दूसरी तरफ उससे ऋण ले सकते हैं, और जो मुख्य काम जो व्यापारिक बैंकों का रहता है वो साख निर्माण का होता है। साख निर्माण अब हम किसको बोलेंगे? साख निर्माण होता है कि जैसे बैंक, मान लो कोई व्यक्ति बैंक में जाके 10,000 रुपये जमा करवा रहा है, तो वो 10,000 रुपये हमेशा के लिए, या जब तक वो व्यक्ति निकलवाएगा नहीं, तो वो बैंक में वैसे ही नहीं पड़े रहते। बैंक उसको क्या करता है, उस 1,000 रुपये को लोगों को बार बार उसी पैसे को ऋण देता जाता है, और ऋण वो उनको नगद नहीं देता, कैश में नहीं देता, वो उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा डालता जाता है। जिससे कि जिसको लोन दिया गया है, अगर वो व्यक्ति भी उसमें से पैसे नहीं निकलवाएगा तो उसके खाते से वो पैसा निकाल के किसी और व्यक्ति को वो ऋण के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार 10,000 से, अगर उसकी जो रिजर्व रेट 10% है, तो वो 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का जो लोगों को ऋण दे पाएगा। इस तरीके से जिसका कि हम फॉर्मूला ये रहेगा इसके काउंट करने का कि 1 में जो भी रेट है, जैसे 10% है तो 1/10%, जिसका कि आंसर आ जाएगा 100/10 = 10। 10 गुना 10,000 से वो 1,00,000, इसका 10,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 तक का ऋण देता है। ये जो सारी प्रक्रिया वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? साख निर्माण की कहलाती है। तो ये जो तीनों काम है वो किसके हैं? वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों में आते हैं। लेकिन ये जो रेपो रेट का निर्धारण है, ये काम किसका है? ये आरबीआई का है। ये आरबीआई का है, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है। हमने देखा कि इसका जो एक्ट आया था वो 1934 था, और इसका जो बना ये कब था? 1935 में था, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और एक और चीज़, जो भारत में कुल जो सरकारी बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? अब 12 हो गई है, क्योंकि मर्जर और बहुत सारा काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 12 जो ये बैंक रह गए हैं अभी। उसके बाद आता है कि इसका आंसर हो गया 4th। आगे हम देखते हैं कि मुद्रा वह चीज़ है जो विनिमय के माध्यम से सामान्यतः स्वीकार की जाती है, और जो साथ में मूल्य के मापक और मूल्य के संग्रह के कार्य भी करती है। इसमें इस परिभाषा से हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि मुद्रा के क्या क्या काम है। मुद्रा क्या करती है? मूल्य का माप करती है। जैसे हम देखते हैं कि 10 रुपये kg है ना, 50 रुपये किलो, या फिर जो भी है, तो ये मूल्य का माप करती है, और मूल्य का संग्रह करती है, यानी कि आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, है ना। इस तरीके से ये दोनों मुद्रा के कार्य है। और ये परिभाषा किसने दी थी? ये क्राउथर एक अर्थशास्त्री था, इसने ये परिभाषा दी थी। ये क्वेश्चन का वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इसके हम कार्य देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आए कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, मूल्य का मापक और मूल्य का संग्रह।
इसके बाद आता है कि जैसे हमने एक उच्च शक्ति मुद्रा के बारे में पढ़ा था, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, M0 बोलते हैं। M0 को और किन किन नामों से जाना जाता है? उच्च शक्ति मुद्रा, इसे ही रिजर्व मनी भी बोल देते हैं, रिजर्व मनी भी बोल देते हैं। और इसके लिए ही शब्द यूज किया जाता है मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। और इसके बाद इसी के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं बेस मनी, बेस मनी। जो मुख्य दो शब्द आपको याद रखने हैं वो है उच्च शक्ति मुद्रा और M0। सो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देश में जितने भी नोट और सिक्के, नोट प्लस सिक्के, नोट कौन इशू करता है? RBI। सिक्के कौन करता है? गवर्नमेंट। एक मिनट, हाँ। नोट जो है वो सिक्के कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के गवर्नमेंट करती है, और जो बाकी के जो बड़े नोट हैं वो RBI करता है। ये जो नोट और सिक्के लोगों के पास है, बैंकों के पास है, और जो बैंकों द्वारा RBI के पास जो रिजर्व रखा जाता है, ये सब किसका माप है? उच्च शक्ति मुद्रा का। ये पूछ रहा है कि अगर इसमें वृद्धि कर दी जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी। तो अब ये देखो कि अगर बेस किसी चीज़ का बढ़ेगा तो इस बेस के ऊपर जो व्यापारिक बैंक आगे लोगों को लोन देते हैं, तो हमने देखा था कि ये जो लोन है, जो व्यापारिक बैंक है, उसको कई गुना तक करके आगे लोन में देते हैं। तो वो वास्तव में इकोनॉमी में एक्चुअल मुद्रा होती है कि कितनी मुद्रा की सप्लाई है, बट इस बेस के आधार पे देते हैं। अगर ये बेस को ही बढ़ा दिया जाता है, मान लो इतना बेस अगर और ऐड कर दिया जाए, तो उस ऐड के द्वारा व्यापारिक बैंक और ज़्यादा लोन दे पाएंगे और ज़्यादा मुद्रा की सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरीके से तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। उसके बाद आता है कि डाकघर बचत संगठन की समस्त जमाएं जो है, इन समस्त जमाओं में किस चीज़ को किस में शामिल की जाती है? तो हमने ये देखा था कि जो M4 मुद्रा होती है उसमें डाकघर की समस्त जमाओं को शामिल किया जाता है। एक और जो रहता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में बचत जमाएं, एक होती है बचत जमाएं, बचत जमाओं को रखा जाता है M2 माप में डाकघर में। डाकघर बैंक के पास बचत जमाएं हैं वो किस में रहेगी? M2 में। लेकिन समस्त जमाएं हैं वो किस में रहती है? M4 में रहती है। M1 में हमने देखा था C प्लस DD प्लस OD। मांग जमाएं जो है वो किस में रहती है? M1 में रहती है। इसके बाद आता है कि समस्त मुद्रा संसाधन किसको बोलते हैं? समस्त मुद्रा संसाधन बोला जाता है, समग्र मुद्रा M3 को बोला जाता है। ये हमने पढ़ा था। ये जो संकुचित अवधारणाएं हैं ये विस्तृत अवधारणाएं हैं। इसमें अगर पूछा जाता है कि समग्र मुद्रा संसाधन किसको बोलते हैं? M3 को बोलते हैं। और सबसे जो तरल है वो कौन सी है? सबसे तरल अवधारणा है M1, और जो सबसे कम तरल अवधारणा है वो कौन सी है? M4 है। और ये जो तरलता है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तरलता जो है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मनी सप्लाई के जो मेजर्स हैं इकोनॉमी में, RBI के द्वारा इनका माप किया जाता है। उसके बाद आता है कि सामाजिक सुरक्षा अंशदान निम्न में से किसका अंश? हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हमने पढ़ा है रीट के एग्जाम में, ये भी इसका एक पार्ट है। तो कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है उसका इसको हिस्सा माना जाता है। जो आय विधि होती है, हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियाँ हैं। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये 3 विधियाँ हैं। जितना देश में उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के द्वारा ही हमें क्या होती है? आय होती है। और जितनी आय हुई है उसी आय का हम क्या करते हैं? व्यय करते हैं। ये तीनों विधियाँ आपस में क्या रहती है? इक्वल रहती है। यानी कि आय विधि द्वारा जितना राष्ट्रीय आय की गणना हुई है वो इक्वल होगी व्यय विधि के, और वो इक्वल होगी उत्पाद विधि के। तीनों का आंसर एक समान आता है। तो 3 विधियाँ हैं, ये एक चक्र के रूप में कार्य करता है। इसमें जैसे आय विधि में प्राचलन, स्वयं नियुक्तों की मिश्रित आय और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, इन सबको शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है कि भारत में कार्यरत जो विदेशी निवासी हैं उनकी आय में किसका अंश होती है? यानी कि हम जैसे GDP की अवधारणा पढ़ते हैं, तो GDP में एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, भले ही वो देश के निवासी हैं भले ही बाहर के निवासी हैं, उनके जो द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाओं को, है ना, शामिल किया जाता है इसमें GDP में। इसके अंतर्गत हो जाएगा भारत का जो घरेलू साधन आय है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? कार्यरत विदेशी जो निवेशी यहाँ पे रह रहे हैं उनकी आय को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है कि बाजार मूल्यों के अनुसार
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी की दो अवधारणाएं हैं, एक तो है एमपी पे और एक है एफसी पे। अब आपको पता है कि एमपी अवधारणा से एफसी अवधारणा में हम जब जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईटी को माइनस करना पड़ता है और सब्सिडीज को इसमें ऐड करना पड़ता है। सो इसमें हम क्या, इसको इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी भी लिख सकते हैं, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। इसमें से हमें इस चीज़ को अगर हम लेस कर देंगे तो एनएनपी एफसी हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है दोनों का अंतर जो है वो क्या है, वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये घरेलू अवधारणा से जब हमें राष्ट्रीय अवधारणा में जाना होता है तो इसका यूज किया जाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन भी कह देते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं जिसको, है ना, तो जो कि सकल अवधारणा से शुद्ध में जाना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, ये जो टैक्स के बारे में इसमें बात की गई। इसके बाद आता है कि जो व्यक्तिगत आय की गणना में, जो एक व्यक्ति का आय है उसकी गणना में सरकार के द्वारा घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरित भुगतान। अब ये जो हस्तांतरण भुगतान है वो क्या होते हैं, जब किसी भी प्रकार की सर्विस उसमें अवेलेबल नहीं है। ये याद रखने के लिए है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे ना तो उसमें जो भी ऐड करेंगे ना उसके पीछे कोई ना कोई सर्विस शामिल होगी। अगर कोई सर्विस शामिल नहीं है ना तो वो राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं है। राष्ट्रीय आय का, अब देखो साधनों को भुगतान करते हैं तो उनका बदले में उन्होंने जैसे श्रमिक और उन सब की सेवाएं रहती है तो ये शामिल हो जाएगा। अब कर्मचारियों को परिश्रमिक है, इसमें भी कर्मचारी काम करते हैं तो बदले में उनको मिलता है। वेतन और मजदूरी भी उसी का पार्ट है। लेकिन जो पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन और बेरोजगारी भत्ता जो है वो किसी प्रकार की सर्विस का पार्ट नहीं होते, वो फ्रीली दिए जाते हैं, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। सॉरी, ये क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरित भुगतान में शामिल है, तो ये सिर्फ एक हस्तांतरण भुगतान हो जाएंगे। पेंशन और बेरोजगारी भत्ता ये किसी भी प्रकार की सर्विस का, मतलब जो सरकार की नेशनल इनकम जो है उसमें एक तरीके से ये काउंट नहीं होते। लेकिन ये जो हस्तांतरण भुगतान है, पेंशन और बेरोजगारी, इस तरीके से। उसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। हमने देखा कि स्वयं रोजगार व्यक्ति द्वारा मिश्रित आय, हमने देखा था कि आय विधि द्वारा जो एक पार्ट रहता है उसमें मिश्रित आय को ऐड करते हैं। मजदूरी वेतन भी काम के बदले मिलता है, लाभांश भी जो साहसी व्यक्ति है उसको लाभ के बदले मिलता है, काम के बदले मिलता है। लेकिन जो शेयर है ना, शेयर मार्केट, इसका जो पार्ट है इसमें शामिल नहीं होता है ना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसका जो बिचौलिए का अगर कोई काम कर रहा है तो उसका जो इसमें हिस्सा रहेगा उसको शामिल हम कर लेते हैं, क्योंकि वो तो उसकी मजदूरी होगी ना। लेकिन जो शेयर का विक्रय है वो इसमें शामिल नहीं होता। उसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सा व्यापार प्रतिबंध का उदाहरण है। व्यापार प्रतिबंध, ये जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे उनमें से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कोटा निर्धारित कर देना कि आप 5000 या 10,000 क्वांटिटी में गुड्स से ज़्यादा बाहर से आयात नहीं कर सकते, पर शुल्क लगा सकते हो, बाहर से आने वाली वैल्यू का 10% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। राशि पतन एक अलग उदाहरण है, ये हमारे काम के लिए है। तो अंश कोटा और प्रशुल्क, ये दोनों ही क्या है, व्यापार पर प्रतिबंध है एक तरीके से, है ना। ये व्यापार को कम कर देते हैं। अर्धविकसित देश जो होते हैं उनकी विशेषता क्या है। अर्धविकसित जो देश हैं वो, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है और तकनीक जो है वो क्या रहती है, उनकी पुरानी रहती है। ठीक है, पुरानी तकनीक पे वो काम करते हैं। इसके बाद आता है कि जो जब कीमतों में वृद्धि की गति बहुत धीमी होती है, गति जो है वो बहुत धीमी होती है और घोंघे की चाल से होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब जनरल प्राइस राइज होता है ना इकोनॉमी में, है ना, तो वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है जब घोंघे की चाल से होती है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा इसको आगे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे वॉकिंग या फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, जब वो सिंगल डिजिट में हो, है ना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 10% तक। उसके बाद आता है दौड़ती हुई, जैसे मान लो डबल डिजिट या 3 डिजिट तक। और बेलगाम मुद्रास्फीति वो हो जाएगी जब आप एक कहावत फेमस है कि आप बैग में पैसा भर के लेके जाते हो और हाथ में आप कोई भी सामान आप खरीदने गए हो तो उस हाथ में लेके आते हो और बैग भर के पैसा आप लेके जाते हो, तो इसे बोलते हैं बेलगाम मुद्रास्फीति। घोंघे की चाल के लिए कौन सी हो जाएगी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसके बाद आता है कि वस्तुओं का आयात मूल्य वस्तुओं के निर्यात मूल्यों से अधिक है। ठीक है, तो वस्तुओं का है ना, तो वस्तुओं का आयात और निर्यात जो वो किसका पार्ट हो जाएगा, ये आयात मूल्य है वो वस्तुओं के निर्यात मूल्यों से अधिक है। तो ये क्या कहलाएगा, घाटा, है ना। आपकी आय जो है वो आपकी जो
आय जो हो रही है निर्यात करने से वो कम है, बल्कि आप स्पेंड ज़्यादा करें, तो ये व्यापार घाटे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, है ना, पूंजीगत खाता। सर चालू खाता जो है उसमें व्यापार उसका पार्ट रहता है, ये व्यापार है ना, ट्रेड का ये। उसके बाद आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। कौन से मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक तो होती है मौद्रिक नीतियाँ, एक होती है राजकोषीय नीतियाँ। मौद्रिक नीतियाँ किसके द्वारा अपनाई जाती है, आरबीआई द्वारा, और राजकोषीय नीतियाँ किसके द्वारा अपनाई जाती है, गवर्नमेंट द्वारा। हमने देखा था कि मुद्रा और आरबीआई जो है वो दो प्रकार की नीतियाँ अपनाता है। कौन कौन सी, एक तो होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। इसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, टैक्स लगाना, स्पेंड करना, खर्च करना और लोन लेना, ये सब काम किसका होता है, राजकोषीय होता है। तो क्वांटिटेटिव में हम जैसे रखते हैं कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, तो ये सब किस में आ जाता है, इसमें आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में क्या रहेगा कि जैसे कई बार हम सीमा निर्धारण कर देते हैं, है ना, सीमा निर्धारण हो गया, साख की राशनिंग हो गया, है ना, राशनिंग साख की। उसके बाद आता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही आ गया और नैतिक दबाव आ गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्वालिटेटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जैसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो मौद्रिक नीति, मौद्रिक बैंक दर मौद्रिक नीति का है, खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का है, लेकिन ये सार्वजनिक आगम और सार्वजनिक ऋण, ये दो किसके हैं, ये गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि ये राजकोषीय नीति का पार्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है। तो रिजर्व बैंक जनता से ऋण लेना, देखो जनता को ऋण देना, है ना, जनता को ऋण देने का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक का होता है। तो ये आरबीआई का नहीं रहता। ये सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, केंद्रीय बैंक को फंड देना, है ना, और बैंक के चेक को क्लियर करना, ये सब किसके, आरबीआई का काम है। लेकिन ये जो जनता को ऋण देने का काम किसका रहता है, ये कमर्शियल बैंक, क्योंकि सबसे पहले आरबीआई आता है। आरबीआई का लिंक कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक का लिंक किससे होता है, जनता से होता है। तो इस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे HDR का जो प्रकाशन है वो कौन करता है, UNDP करता है। ठीक है, कब से करता है, 1990 से। जो HDI जो होता है इंडेक्स, उसकी वैल्यू कहाँ से तक रहती है, 0 से 1 तक उसकी वैल्यू रहती है। भारत की जो रैंकिंग है और इवन बाकी देशों की भी जो रैंकिंग है ये जारी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि HDI का कौन सा घटक नहीं है। हमने देखा था कि 3 इसके इंडेक्स रहते हैं अलग अलग। जीवन प्रत्याशा उसमें शामिल है, साक्षरता उसमें शामिल है, प्रति व्यक्ति आय उसमें शामिल है, लेकिन ये जो शिशु मृत्यु दर है ये इसमें शामिल नहीं होती है। उसके बाद आता है कि जो PQLI जो इंडेक्स था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। ये भी एक मानव विकास को, जैसे पहले आय के थ्रू मापते थे, फिर इसको गुणवत्ता के आधार पर मापने के लिए ये एक मेथड लाया गया था, फिर उसके बाद HDI आया था। तो इसका भी पूछा जा सकता है कि ये किसने किया था। मॉरिस नाम का एक अर्थशास्त्री था, तो इसे MD मॉरिस द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है कि जो WTO कब अस्तित्व में आया, तो हमने देखा था 1 जनवरी 1995 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो उसके बाद देखो कि गरीबी पे का भी एक जैसे टॉपिक है। तो तेंदुलकर जो कमेटी थी कब आई थी, 2009 में आई थी। तो इसका जो डेटा जो इसने दिया था उसके बारे में ये पूछ रहा है कि ये जो भारत में 2011-12 में गरीबी का जो इसने अनुमान दिया, सो कितना था, वो 21.9% था। सो इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इसने कितने से कम पैसे को एक मतलब मेथड बनाया कि इससे कम खर्च करने वाले जो लोग हैं वो गरीब हैं। तो इसने बताया था जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अगर 27 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में अगर 33 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, गरीब है। और टोटल जो पॉवर्टी थी वो कितनी थी, 21.9% भारत में। उसके बाद आता है कि जो एक रंगराजन कमेटी आई थी इसके बाद 2012 में, है ना। तो रंगराजन कमेटी 2012 में आई थी। उसने क्या एस्टिमेट दिया था कि 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 47 रुपये शहरी क्षेत्र में। इससे अगर कम खर्च कर रहे हो आप तो आप क्या हो, गरीब हो, BPL की श्रेणी में आप आते हो। तो टोटल जो पॉवर्टी का एस्टिमेट इसने किया वो कितना था, 29.5% था, रंगराजन कमेटी। इसके अलावा भी जैसे बहुत सी कमेटियां हैं जो इसके एस्टिमेशन से रिलेटेड है कि गरीबी भारत में कितनी है। मिन्हास, बर्दन, दांडेकर और रथ, है ना, अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी देख लिया हमने, रंगराजन कमेटी, ये सब किससे रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है कि
जैसे कौन सा गुणात्मक या चयनात्मक विधि है। देखो हमने अभी ऊपर देखा था कि हमने देखा था कि जो मार्जिन सीमा का जो निर्धारण करते हैं अगर हम लोन के लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, या फिर आप प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण प्रदान करने के लिए, हाँ, तो ये क्या किस में आ जाएगा, चयनात्मक साफ विधि। हमने देख लिया कि SLR जो है, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, ये सब मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है कि जो वाणिज्यिक बैंक की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित नहीं करता है। सो नियंत्रित नहीं करता है तो क्या आ जाएगा कि बैंक दर भी करता है, CRR भी करता है, SLR भी करता है, लेकिन जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये अलग चीज़ हो जाती है, तो इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। सो ये जो तीनों है ये हमने देखा था कि मात्रात्मक उपकरण है ही, तो ये जो आप शामिल होंगे, लेकिन जो हिन्नार्थ प्रबंध है ये इसमें शामिल नहीं होता। उसके बाद आता है गरीबी का अधिकारी का आंकड़े जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, NSSO के द्वारा। नीति आयोग, इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को इसका लाया गया है। किसकी जगह पे लाया गया, प्लानिंग कमीशन के ऊपर लाया गया, जिसने कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं अपने को दी थी। सो उसके बाद आता है कि जो निम्नलिखित में किसी संधारणीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने का सौंपा गया है। देखो ये जो नीति आयोग है इसका जो एक काम क्या भी रहता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया के लिए जारी करता है ना, SDG इंडिया इंडेक्स, जो ये कौन करता है, ये नीति आयोग करता है। उसके बाद आता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसने किस पे जोर दिया था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य काम था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करना। और जो ये समावेशी वृद्धि थी, इंक्लूसिव ग्रोथ थी, ये 11वें प्लान का जो हिस्सा था वो उसका था, है ना। तो 5वीं का गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। भारतीय आर्थिक नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। देखो क्या था कि जब 12 पंचवर्षीय योजना आई तो वो रेगुलर नहीं चल पाई, तो बीच में फंड की कमी या और अन्य कारणों से क्या हुआ कि बहुत से टाइम लैप्स हो गया ना, बीच में रह गया। तो 1966 से 1969 तक 1 वर्षीय प्लान जो थे वो बने, एक वर्ष के 3। सो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, योजना अवकाश बोला जाता है। इसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कौन से राजकोषीय नीति। अब मैंने आपको बता दिया कि राजकोषीय नीति किसकी होती है, सरकार की होती है ना। तो सरकार का क्या क्या काम रहता है, करों से रिलेटेड उसका काम रहता है, मंदी को दूर, है ना। और जैसे करों में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक व्यय और करों में, ये सारा उसका रहता है। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि मंदी को दूर करने के लिए, देखो मंदी का मतलब लोगों के पास जो मनी सप्लाई है ऑलरेडी वो क्या है, कम है। अब अगर लोगों के पास पैसा पहुंचाना है ताकि वो मांग करें और मंदी की स्थिति से काउंटर किया जा सके और मंदी को इकोनॉमी में कम किया जा सके, तो लोगों को पैसा पहुंचाना है। अगर हम करों में कटौती कर देंगे तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा ना, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन जो करों में वृद्धि करेंगे, देखो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो सार्वजनिक व्यय है इसमें अगर बढ़ा देंगे इसको तो भी क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो इक्वेशन होती है C+I+G+X - M, है ना। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं, तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और निवेश, है ना, सॉरी आयात और निर्यात का जो बचा हुआ पार्ट है ना। सो इसमें अगर देखो टैक्स में कटौती होती है, जैसे गवर्नमेंट का रोल है, ये 2 तरीके से रोल अदा कर रही है कि अगर तो ये सरकारी व्यय कर रही है और करों में कटौती कर रही है ना, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, मंदी को काउंटर करने के लिए सही है ना। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है कि जो 17 सतत विकास है उसका भाग नहीं है, तो गरीबी उन्मूलन उसका पार्ट है, असमानता को कम करना उसका पार्ट है, लैंगिक समानता को बढ़ाना है, लेकिन ये जो GDP का है ये पोर्शन उसमें शामिल नहीं हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है कि जो नीति आयोग की संरचना के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है। गवर्निंग काउंसिल, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा। सो गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल है उसमें UTs के उप राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो भारत का वित्त मंत्री है इसका उप चेयरमैन होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, यह सही नहीं है ना, तो ये सही नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है कि किस पंचवर्षीय योजना समावेशी, हमने देख लिया कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो लक्ष्य क्या था, समावेशी थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे, महालनोबिस, है ना। महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, उस पर थी। और जो ठीक है इस तरीके से, और जो पहली थी वो हैरेड डोमर पे थी, है ना। हैरेड डोमर मॉडल था ना, HD मॉडल बोल देते हैं, उस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आता है कि जो गरीबी रेखा की जो अवधारणा है वो किसको बोलते हैं ना, तो वो निरपेक्ष जो गरीबी होती है ना, निरपेक्ष यानी कि आप हेड काउंट कर रहे हो ना, हेड काउंट रेशियो भी बोल देते हैं। सो निरपेक्ष गरीबी वो होगी, जैसे आप बोलते हो कि इतने लोग गरीब हैं, है ना, तो वो होती है निरपेक्ष गरीबी, है ना। सो निरपेक्ष गरीबी इसका आंसर हो जाएगा। सापेक्ष गरीबी आप कंपैरिजन के तौर पे बताते हो कि हाँ ये लोग हैं उतना कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से गरीब है ना। उसके बाद आता है
कि हिंदू वृद्धि दर क्या हुआ था कि जब 1950 से 1980 तक का जो टाइम था, वो उसमें जो ग्रोथ रेट जो इंडिया की रही थी, ग्रोथ रेट वो लगभग 3.5% तक रही थी। तो वो 3.5% की जो ग्रोथ रेट है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हिंदू वृद्धि दर। सो ये जनसंख्या से रिलेटेड नहीं है, शिशु मृत्यु दर से नहीं है, राज्यों की वृद्धि से नहीं है, बीमारू राज्यों से नहीं है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी है ना, दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है। तो जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय से संबंधित ये इसका पार्ट है ना। उसके बाद आता है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है ना, तो हमने ऑलरेडी देख लिया कौन कौन सी होती है। क्या उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आय के समान वितरण से कौन सा संबंधित होता है, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये क्या होता है कि आय के समान वितरण से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ। सो ये हमारा क्वेश्चन हमने कर लिए। सो मे बी ये आपको रीड में हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन जो इनका क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।